नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में महागठबंधन ने जारी किया संकल्प पत्र, 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का किया वादा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया है। इस मौके पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो पहला फैसला 10 लाख बेरोजगारों को पक्की सरकारी नौकरी देना होगा। महागठबंधन के संकल्प पत्र को जारी करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने नीतीश कुमार और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ये वही भाजपा है जिसने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था। अब नीतीश कुमार जी डीएनए का मतलब भूल गए हैं। ये लोग कलम के भी बेईमान है। उन्होंने आगे कहा कि जब दो षड्यंत्रकारी साथ आते हैं तो षड्यंत्र होगी ही। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ठीक आज से 10 दिन बाद 28 अक्टूबर को बिहार में पहले दौर का चुनाव होना है। लेकिन इससे पहले बिहार के स्वाभिमान पर राजनीति कितना असर डालेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। वहीं तेजस्वी यादव ने भी डीएनए को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मैं ठेठ बिहारी हूं तथा मेरा डीएनए पूरी तरह शुद्ध है। मैं जो वादा करता हूं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दिल्ली दंगों में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ ईडी ने दायर की चार्जशीट। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में ताहिर के खिलाफ शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट में आरोपियों के तौर पर ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता के नाम शामिल हैं। ईडी ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन के खिलाफ ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर कर सकती है। पिछले माह सितंबर में ही उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के सिलसिले में एक चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दायर की थी। इस चार्जशीट में ताहिर हुसैन के अलावा सलमान खुर्शीद और अधिवक्ता प्रशांत भूषण का नाम भी शामिल किए गए थे। इसके अलावा चार्जशीट में कई नेता, वकील और एक्टिविस्ट के नाम भी सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। असम सरकार ने कहा स्कूल में बदले जाएंगे सरकारी मदरसे, प्राइवेटों को नहीं करेंगे बंद। जी हां दोस्तों, सरकारी खर्चे पर चल रहे मदरसों को बंद करने के असम सरकार के फैसले पर मचे बवाल के बीच राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि केवल सरकारी मदरसों को स्कूल में बदला जाएगा। प्राइवेट मदरसों को बंद करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि मदरसा शिक्षा और सामान्य शिक्षा की बराबरी को खत्म कर दिया जाएगा। शर्मा ने शनिवार को कहा है कि राज्य में सरकार द्वारा संचालित सभी मदरसों और संस्कृत केंद्रों को बंद करने की अधिसूचना नवंबर में जारी की जाएगी। यह एक संवाददाता सम्मेलन में कहा गया है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग कर सरकार द्वारा संचालित सभी मदरसों को हाई स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा। असम के शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि हम मदरसा बोर्ड को भंग कर देंगे। हम उस नोटिफिकेशन को भी वापस ले लेंगे जो मदरसा शिक्षा को सामान्य शिक्षा के बराबर का दर्जा देता है। हम राज्य के सभी सरकारी मदरसा को जर्नल स्कूल में तब्दील करेंगे। हालांकि मंत्री ने यह भी साफ किया है कि राज्य में प्राइवेट मदरसों को बंद नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, असम सरकार के इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश में इस महामारी के मामले 74 लाख के पार हुए। 24 घंटे में आए इतने मामले। जी हां दोस्तों, देश में वायरस संक्रमण के मामले 74 लाख के पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में इस महामारी के 62,000 नए मामले आए हैं, जबकि 837 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 62,212 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमितों की संख्या 74,32,000 हो गई है। इसमें से 65 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही इस महामारी से ठीक होने वालों की दर 88% हो गई है। वहीं देश में इस महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,12,998 हो गई है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पेटीएम से पेमेंट करना हुआ महंगा, वॉलेट में पैसा जोड़ने पर लगेगा चार्ज। जी हां दोस्तों, अगर आप भी डिजिटल पेमेंट करने के लिए पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। पेटीएम अब वॉलेट में पैसा ऐड करने पर 2% का चार्ज लेगा, जबकि पहले यह शुल्क केवल 10,000 रुपए या उससे ज्यादा की राशि पर लागू होता था। दरअसल अब तक क्रेडिट कार्ड से पेटीएम वॉलेट में पैसे जोड़ने पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब कंपनी ने नियमों में बदलाव किया है। पेटीएम मोबाइल वॉलेट से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आपके वॉलेट में जो राशि जोड़ते हैं उस पर 2% शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। इससे पहले 2020 के जनवरी में पेटीएम ने बताया था कि वह 2% का शुल्क केवल 10,000 रुपए या इससे अधिक की राशि क्रेडिट कार्ड द्वारा पेटीएम वॉलेट में जोड़ने पर लेगा, लेकिन अब कितनी भी राशि जोड़ने पर यह चार्ज लगाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों हम इस वीडियो के अंत में एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों सवाल और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम बोले फिर बहाल हो अनुच्छेद 370, बीजेपी ने दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 लगाने की वकालत की है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 के असंवैधानिक फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि सूबे की पूर्व सीएम महबूबा की रिहाई के साथ ही अनुच्छेद 370 का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है। पी चिदम्बरम के इस बयान पर बीजेपी बोली कि राहुल गांधी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और चिदम्बरम कहते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि अनुच्छेद 370 वापस हो जाए। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री के इस ट्वीट के फौरन बाद बीजेपी नेताओं ने उन पर पलटवार किया। वहीं सोशल मीडिया पर भी पी चिदम्बरम लोगों के गुस्से का शिकार बने। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अमित शाह का दावा, पश्चिम बंगाल में होगा परिवर्तन, अगले साल बीजेपी बनाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में अगले विधानसभा चुनावों में बीजेपी सरकार बनाएगी। शनिवार को शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन अपरिहार्य है। एक न्यूज चैनल को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि हम चुनाव के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और मुझे उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा। वहां पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अगली सरकार बनाने जा रही है। अमित शाह ने कहा कि वहां बम बनाने के कारखाने हर जिले में है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बहुत खराब स्थिति है। विपक्ष के कार्यकर्ताओं की हत्या जिस तरह हो रही है वो कहीं और नहीं है। हम डटकर लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी विपक्ष के रूप में तेजी से उभर रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टक्कर भी दी थी। लगभग 40% वोट शेयर के साथ बीजेपी ने राज्य की 42 संसद सीटों में से 18 पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शनिवार को एक हादसे में बाल बाल बच गए। बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान पटना एयरपोर्ट पर उतरते वक्त उनका हेलीकॉप्टर नीचे लगे कटीले तारों से टकरा गया, जिससे उनके हेलीकॉप्टर के ब्लेड टूट गए। जानकारी के मुताबिक घटना उस समय हुई जब शनिवार शाम रविशंकर प्रसाद बिहार के विभिन्न हिस्सों में चुनाव प्रचार करके पटना वापस लौट रहे थे। उस दौरान हेलीकॉप्टर में उनके साथ मंगल पांडे और संजय झा भी मौजूद थे। नीचे उतरने के दौरान उनका हेलीकॉप्टर पास में हो रहे निर्माण कार्य की ओवरहेड वायरिंग से टकरा गया। इस घटना में हेलीकॉप्टर के चारों ब्लेड टूट गए। हादसे में रविशंकर प्रसाद और दूसरे नेता बाल बाल बच गए। घटना के बाद तीनों नेताओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक सभी नेता सुरक्षित हैं और उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गुर्जर महापंचायत ने राजस्थान सरकार को दी 1 नवंबर तक की मोहलत, आरक्षण नहीं मिलने पर आंदोलन की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने शनिवार को बयाना में महापंचायत की और उनकी आरक्षण संबंधित मांगों को मानने के लिए राज्य सरकार को 1 नवंबर तक का समय दिया। बयाना के अड्डा गांव में आयोजित महापंचायत में समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला ने कहा कि समाज 1 नवंबर तक सरकार की कार्यवाही का इंतजार करेगा। उसके बाद भी अगर मांगों पर काम नहीं हुआ तो वह आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा है कि हम शांति से अपना हक चाहते हैं।
इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। चीन से तनातनी के बीच भारत भूटान की नजदीकी और बढ़ी। जी हां दोस्तों, चीन की मोतियों की माला रणनीति को काउंटर करने के लिए भारत लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहा है। म्यांमार को किलो क्लास पनडुब्बी देने की घोषणा के बाद भारत ने अब अपने परंपरागत मित्र राष्ट्र भूटान के 5 कृषि उपजों के लिए अपने बाजार में प्रवेश की अनुमति दी है। भारत ने जिन कृषि उत्पादों को मंजूरी दी है उनमें भूटान में उगने वाले अरेका नट, मंडारिन, संतरे, सेब, आलू और अदरक शामिल है। इस समझौते को अमलीजामा इस साल फरवरी में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की भूटान यात्रा के दौरान दिया गया था, जिसे अब लागू कर दिया गया है। भूटान में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने इस समझौते को भूटान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता करार दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत में ताइवान के समर्थन पर बौखलाया चीन, सिक्किम को लेकर दी गीदड़ भभकी। जी हां दोस्तों, चीन लंबे समय से ताइवान पर अपना दावा करता आया है और ताइवान का समर्थन करने वाले दूसरे देशों को भी धमकाता रहा है। इस बीच भारत में ताइवान को लेकर बढ़ता समर्थन देख चीन बौखला गया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने सीधी धमकी दी है कि अगर भारतीय शक्तियां ताइवान को लेकर खेलती हैं तो चीन पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की कार्यवाही कर सकता है। ग्लोबल टाइम के संपादक हू सीजिन ने ट्वीट किया कि अगर भारत की सामाजिक ताकतें ताइवान के मुद्दे पर खेलती हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी ताकतों का समर्थन कर सकते हैं और सिक्किम को अलग कर सकते हैं। इन तरीकों से हम जवाबी कदम उठा सकते हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों को आत्मचिंतन करना चाहिए, उनका देश नाजुक है। तो दोस्तों, चीन की इस धमकी के आपकी नजरों में क्या मायने हैं, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। न्यूजीलैंड चुनाव में जेसिंडा अर्डनर ने फिर मारी बाजी, दूसरी पारी में मिले रिकॉर्ड वोट। जी हां दोस्तों, जेसिंडा अर्डनर एक बार फिर से न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बन गई है। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए आम चुनाव में शनिवार को शानदार जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड में ज्यादातर वोटों की गिनती हो चुकी है। जेसिंडा की लिबरल लेबर पार्टी ने कुल मतों में से अब तक 49% मत हासिल कर लिए हैं। वहीं उनकी प्रतिद्वंदी कंजर्वेटिव नेशनल पार्टी को सिर्फ 27% मत प्राप्त हुए हैं। लिबरल लेबर पार्टी संसद में काफी समय से स्पष्ट बहुमत हासिल करना चाहती थी, जो देश में 24 साल पहले अनुपातिक मतदान प्रणाली लागू होने के बाद से नहीं हुआ था। पार्टी को देश में सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों से गठबंधन करना पड़ता था। इस बार जेसिंडा और उनकी पार्टी का यह सपना पूरा हो गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तरी कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों के साथ साथ मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, झारखंड, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी मध्य प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। इसके अलावा दोस्तों शेष भारत में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 15वें दिन भी नहीं हुआ कोई फेरबदल। जी हां दोस्तों, भारतीय तेल कंपनियों ने आज लगातार 15वें दिन डीजल, पेट्रोल की कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में आज भी पेट्रोल 81.06 पैसे प्रति लीटर और डीजल 70 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोने की चमक और बड़ी, चांदी 1399 रुपए हुई मजबूत। जी हां दोस्तों, सोने चांदी के दामों में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला है। देश भर के सराफा बाजारों में 24 कैरेट गोल्ड 242 रुपए तेज होकर 50,905 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं जिस चांदी के हाजिर भाव में सुबह 1149 रुपए की बढ़ोतरी आई थी, उसमें शाम को और बढ़ोतरी हो गई। चांदी 1399 रुपए प्रति किलो उछलकर 61,558 रुपए पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ESIC का बड़ा फैसला, बेरोजगारी भत्ते के लिए क्लेम की डेडलाइन बढ़ी। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से जिन लोगों की नौकरी चली गई है उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के क्लेम के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2021 कर दी है। यानी कि कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारी जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत इंश्योर्ड है, वह 3 महीने की 50% सैलरी पाने के लिए अब 30 जून
जून 2021 तक आवेदन कर सकेंगे। दूसरी ओर जिन लोगों ने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच नौकरी गंवाई है वे इस योजना के तहत 3 महीने की 50% सैलरी के हकदार होंगे। उन कामगारों को भी इसका फायदा मिलेगा जिन्हें फिर से नौकरी मिल गई है। देश में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की सुस्त रफ्तार को देखते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। डाक विभाग ने 1371 पदों पर निकाली बम्पर भर्ती। जी हां दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल ने पोस्टमैन मेल गार्ड मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकाली है। कुल पदों की संख्या 1371 है, जिसमें से 1029 पद पोस्टमैन के, 15 पद मेल गार्ड के और 327 पद एटीएस के हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर 2020 रखी गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। डेकिया स्प्रिंग इलेक्ट्रिक लॉन्च करेगी रेनो क्विड जैसी सबसे सस्ती ईवी कार। जी हां दोस्तों, डेकिया स्प्रिंग इलेक्ट्रिक यूरोपियन मार्केट के लिए सबसे सस्ती और आरामदायक ईवी कार लॉन्च करने की योजना बना रही है। यदि आप चीन में हैं तो आप रेनॉल्ड्स क्विड 2021 या रेनॉल्ड सिटी के जेई जैसी कारों को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। डेकिया स्प्रिंग ये कार एक बार चार्ज होने के बाद 300 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। इस आरामदायक सवारी की बुकिंग आप किफायती दामों पर 2021 के शुरुआती महीनों में कर सकते हैं। फिलहाल कंपनी ने अपनी इस ईवी कार की कीमत नहीं बताई है, लेकिन कंपनी का दावा है कि इस सेगमेंट में यह कार सबसे सस्ती और आरामदायक होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सैमसंग ने भी शुरू की दिवाली सेल। स्मार्टफोन से लेकर स्पीकर्स पर मिल रही है 60% तक की छूट। जी हां दोस्तों, सैमसंग ने स्मार्टफोन, एक्सेसरीज, वियरेबल और होम अप्लायंसेस पर फेस्टिवल सीजन सेल के तहत डिस्काउंट देने का फैसला लिया है। सैमसंग की ग्रैंड दिवाली फेस्टिवल सेल शुरू हो चुकी है और यह 22 अक्टूबर तक चलेगी। कंपनी ने गैलेक्सी स्मार्टफोन पर 40% तक डिस्काउंट की घोषणा की है। इसके अलावा एक्सेसरीज और वियरेबल पर 60% तक और टीवी तथा होम अप्लायंसेस पर 45% की छूट रहेगी। इसके अलावा 12.5% तक प्रोडक्ट रेंज कैशबैक होंगे। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।